जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम केवल एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आईएमपी है। इस चैप्टर का नाम है पदार्थों की अवस्थाएं और इसका पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है वायु क्या है? यौगिक, तत्व, मिश्रण या फिर विद्युत अपघट्य। तो वायु एक मिश्रण है क्योंकि इसमें अलग अलग गैसें मुख्य रूप से संगठित रूप से मिली हुई होती हैं। तो वायु एक क्या कहलाएगा? मिश्रण। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है, बढ़ जाता है या बदलता है या दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। बेसिकली जब हम किसी भी बर्तन में पानी को या किसी खाद्य पदार्थ को बनाते हैं तो जब हम उस खाद्य पदार्थ को नीचे से गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद इसके जो अणु होते हैं वह क्या होते हैं? दूर दूर फैल जाते हैं। और दूर दूर फैलने का मतलब होता है कि उसका जो घनत्व होता है वह कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। तो किसी भी तरल पदार्थ को यदि आप लगातार गर्म करते हैं तो उसके घनत्व का मान क्या हो जाता है? हमेशा घट जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्न में से कौन सा सबसे कम ऊर्जावान होता है? मतलब इन चारों में से सबसे कम ऊर्जा किस में होती है? बेसिकली प्लाज्मा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, प्लाज्मा से कम होती है गैस में, गैस से कम होती है द्रव में और द्रव से भी सबसे कम किस में होती है? ठोस। तो जितनी भी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उनमें सबसे कम ऊर्जा ठोस पदार्थ के अंदर होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बर्फ के दो टुकड़ों को जब आपस में अपन क्या करते हैं? दबाते हैं तो वह टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब दो टुकड़ों को दबाते हैं तो उस कंडीशन में दाब अधिक हो जाता है। तो ये वाली लाइन तो स्टार्टिंग वाली सही है कि जब दबाएंगे तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। और दाब अधिक होने से बर्फ़ के गलने की जो दर होती है जिसे अपन गलनांक कहते हैं वह क्या हो जाता है? घट जाता है। मतलब बर्फ़ आसानी से गलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अधिक फैलती है? बेसिकली जब तापमान को अपन बढ़ाते हैं तो जो गैस के कण होते हैं वह सबसे ज़्यादा दूर दूर तक फैलते हैं क्योंकि इसके कण पहले से ही दूरी पर होते हैं और जब इसको तापमान मिल जाएगा अधिक तो ये और ज़्यादा फैल जाएंगे। तो गैस इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? चीनी, साधारण नमक, हीरा या प्लास्टर ऑफ पेरिस। चीनी एक मिश्रण होती है, साधारण नमक भी एक मिश्रण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक मिश्रण होता है क्योंकि ये तरल अवस्था में हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो हीरा होता है ये हमेशा ठोस अवस्था में होता है जो कि कभी भी मिश्रण नहीं होगा। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें किसी तत्व के चिन्ह के संक्षिप्त नाम के रूप में उस तत्व के नाम के प्रथम अक्षर का प्रयोग होता है। यह किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? बेसिकली जब अपन नाम लिखते हैं मान लो सोडियम तो अपन सोडियम को लिखते हैं Na, तो कैपिटल ये लेटर और ये वाला स्मॉल। कैल्शियम लिखते हैं तो कैपिटल C स्मॉल l। तो ये लेटर पहला वाला कैपिटल होना चाहिए। ये किसने बताया था? तो ये है बताया था J वर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पदार्थ का गैस से यदि द्रव अवस्था में बदलना हो रहा है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जब भी कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में पुनः वापस आता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। गैस का मतलब मान लो कि पानी की क्या है? वाष्प है जो कि ठंडी होकर किस में चेंज हो रही है? जल में चेंज हो रही है। तो जब गैस के कण धीरे धीरे ठंडे होकर जल में या द्रव में बदलते हैं तो उस घटना को कंडेंसेशन या फिर हम संघनन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि दाब बढ़ाने पर द्रवों के जो द्रवणांक होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेसिकली जब भी किसी वस्तु के मुख्य रूप से जो कि दाब है जो कि द्रव अवस्था में यदि उसका द्रवणांक की बात करते हैं दाब बढ़ाने पर तो यह उस द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगा और इन सब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ठोस वस्तु को ऊष्मा देने पर उनके अणुओं का
कंपन आयाम बढ़ जाता है, अणु भारी हो जाते हैं, अणु हल्के हो जाते हैं, या फिर इनकी ऊर्जा घट जाती है। तो बेसिकली जब किसी ठोस वस्तु को हम ऊष्मा देते हैं तो उनके अंदर के जो अणु होते हैं उनके अंदर बहुत तेजी से कंपन उत्पन्न होता है, जिससे क्या होते हैं, उनके आयाम बढ़ने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिला होता है। तो बेसिकली हमें पता है कि हवा में सबसे ज़्यादा 78% क्या मिला हुआ है, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये मिला हुआ है 0.005%। ऑक्सीजन की बात करें तो 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%। तो ये परसेंटेज भी आप इसमें याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा अवस्था में कण होते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था का मतलब होता है कि यदि हम किसी गैस के कणों को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं जिससे उनमें बहुत अधिक ऊर्जा आ जाती है और वो उत्तेजित होने लगते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था हमेशा आयन के रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि प्लाज्मा में कण अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि तारों में प्लाज्मा बनता है। तो थोड़ी देर पहले भी मैंने प्रश्न बताया था कि उच्च तापमान के कारण ही प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कारण कण परिवर्तित होते हैं। तो क्वथनांक का मतलब होता है कि जब हम किसी द्रव पदार्थ को गर्म कर रहे हैं और गर्म करने पे वो भाप में बदल जाए, तो उसे ही घटना को क्या बोलते हैं, अपन क्वथनांक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव अवस्था से यदि कोई कण गैस या वाष्प अवस्था में बदलता है तो उसी घटना को अपन क्वथनांक के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि बाष्पीकरण से उत्पन्न होता है। तो ये पॉइंट हमारे लिए आईएमपी है एग्जाम के पर्पज से। जब भी कोई वस्तु में बाष्पीकरण होता है मतलब उसका जल उड़कर वाष्प में बदलता है, तो वह वस्तु को हमेशा ठंडक उत्पन्न करता है। जैसे गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, इसका मतलब है पसीना इसलिए बाहर निकल रहा है क्योंकि हमारा शरीर अंदर से ठंडा रह सके, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापमान पर शरीर को बनाए रखने के लिए वह शरीर से पसीने को बाहर उत्सर्जित करता है। तो आप याद रखेंगे बाष्पीकरण से उत्पन्न हमेशा क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह पदार्थ जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। तो बेसिकली वह कौन सा होता है, जल। क्योंकि जल द्रव अवस्था में मिलता है, ठोस रूप में बर्फ के रूप में मिलता है और गैस रूप में भाप रूप में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, और इसी को अपन बोलते हैं जल का त्रिक बिंदु। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। तो इस विधि को हम बोलते हैं निथार कर। ये विधि आप याद रखेंगे, एक उपयुक्त विधि होती है जिससे हम अशुद्ध जल को बहुत बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार पीने योग्य पानी बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ठोस तत्व की विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु भार का गुणनफल लगभग 6.4 होता है। तो ये जो एक नियम है जिसे ड्यूलोंग और पैटिटस नाम के वैज्ञानिक ने हमें बताया था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। तो ऐसी अवस्था या पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसके अंदर कण क्रम से जमे होते हैं, तो वह कौन सी अवस्था होती है, ठोस। क्योंकि ठोस के कण आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। अगला प्रश्न है कि उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उसका नाम क्या होता है, मरकरी। पारा एकमात्र ऐसा धातु तत्व है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यदि यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कमरे का तापमान कितना होता है, तो कमरे के तापमान को अपन 27 डिग्री सेल्सियस के नाम से पढ़ते हैं। तो ये इसकी वैल्यू होती है जो कि आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक दुनिया का सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम, जो कि कच्चा तेल होता है जो कि हमें अवसादी चट्टानों में मिलता है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि कच्चा तेल या पेट्रोलियम पदार्थ हमें कहाँ मिलता है, तो आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बक
मिस्टर फ्लोरीन किसका अपर रूप होता है? ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए आईएमपी है। ये एक कार्बन का अपर रूप होता है जो कि कार्बन के समान ही गुणों को दर्शाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? कि ऑटोमोबाइल की जब अपन बात करते हैं तो उसके अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ यूज़ किए जाते हैं उसमें मुख्य रूप से लैड का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक सघन होता है, इसका कारण क्या होता है? ये होता है हाइड्रोजन के आबंध की वजह से, क्योंकि जल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो कि लिक्विड अवस्था में क्या होते हैं, पास पास होते हैं और ठोस अवस्था में कम होते हैं। इसलिए हाइड्रोजन बंध की के कारण ही बर्फ की तुलना में द्रव अधिक सघन माना जाता है। ठीक है। द्रवों और गैसों में कभी भी कौन से गुण नहीं होते हैं? तो देखिए थोड़ा नाम पढ़ लीजिए इनको। पहला लिखा है प्रतिचुंबकीय गुण, ऐसे वस्तुओं जो कि चुंबक के पास ले जाने पर प्रतिकर्षित होती हैं, चुंबक की तरफ आंशिक रूप से आकर्षित होती हैं, उन्हें अनुचुंबकीय। और जो अच्छी तरीके से चिपक जाती हैं, पूर्ण रूप से आकर्षित होती हैं, उसे अपन बोलते हैं लौह चुंबकीय। तो जितने भी द्रव पदार्थ हैं, जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं, उनमें कभी भी लौह चुंबकीय गुण आकर्षित नहीं होता है या उनमें ये गुण कभी पाया ही नहीं जाता है। तो 26वीं का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। खालिस्तान पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त की जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो बेसिकली आप पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें मुख्यतः ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं होती हैं और 2 और अवस्थाएं होती हैं जिसको एक हम प्लाज्मा और एक को हम क्या पढ़ते हैं, बोस आइंस्टीन घनीभूत या इसी को बोलते हैं संघनन। तो यही आज का आंसर होगा। ये अवस्था कब प्राप्त की जाती है? जब हम किसी पदार्थ को बहुत ही कम तापमान पर, बहुत ही कम तापमान का मतलब होता है कि -273 डिग्री सेल्सियस, इसी को अपन परम शून्य तापमान भी कहते हैं। इस तापमान पर यदि कोई पदार्थ है जो कि कम घनत्व करता है और इस अवस्था को दर्शाता है, तभी हम उसे पदार्थ की 5वीं अवस्था के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए सी किस में लिखा इस वाले में, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, श्यानता और उत्प्लावन। श्यानता और उत्प्लावन बल की वजह से ही जो वायु के जो बुलबुले होते हैं वह किसी भी लिक्विड के अंदर ऊपर की तरफ उठते हैं और इसी को अपन बोलते हैं बायोन्स फोर्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है कि वायु के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। इन चारों में देख लो सबसे छोटा मान कौन सा है, तो ये वाला मान सबसे छोटा है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व वस्तु के पदार्थ का मानीय घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। यदि अपन किसी भी वस्तु का घनत्व उस वस्तु के मूल घनत्व के अनुपात के साथ ज्ञात करते हैं तो उसे हम उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें मुख्य रूप से यूरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना किस बात पर निर्भर करता है? तो ये उस पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। बेसिकली कोई भी वस्तु पानी में डूब रही है या फिर तैर रही है तो उसके लिए उत्प्लावन बल रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही साथ उस वस्तु के घनत्व के अंतर की वजह से भी ये बातें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो प्लाज्मा को हम पदार्थ की चौथी अवस्था के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वह क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित वह मूलभूत कण जिनसे वह वस्तु मिलके बनी हुई है, उसी को अपन उसका द्रव्यमान कहते हैं। और ये द्रव्यमान कभी भी
किसी भी स्थान पे ले जाओ आप इसको, ये कभी परिवर्तित नहीं होता है, हमेशा नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। तो जब हम किसी एक पदार्थ को किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए हमें उसे ऊष्मीय ऊर्जा देनी पड़ती है, या तो उसको अवशोषित करा दो या उसको विद्युत कर दो। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वायु की प्रकृति के अनुसार खालिस्तान पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। तो ये कौन से होते हैं? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पदार्थों में से एक पदार्थ के तापमान में यदि फेरबदल किया जाए तो तीनों अवस्थाओं में सरलता से विद्यमान रह सकता है, उस पदार्थ की पहचान करें। तो वह कौन सा हो जाएगा? जल, क्योंकि जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर कथन को पूर्ण करें। वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। स्थान घेरता है लेकिन कोई निश्चित द्रव्यमान नहीं होता है। एक निश्चित द्रव्यमान के साथ एक ठोस के रूप में मौजूद होता है। एक निश्चित द्रव्यमान एवं एक निश्चित आकार का होता है। तो हमें बताना है कि ये इनमें से कौन सी परिभाषा सही है पदार्थ के लिए। तो पदार्थ वह होता है जो स्थान भी घेरता है और एक निश्चित द्रव्यमान को अपने अंदर निहित करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा होता है। तो इनमें से वायु, ये तो एयर हो जाएगा, ऑक्सीजन O2, पारा Hg। यौगिक की बात कर रहे हैं जो कि कौन सा हो जाएगा? अमोनिया NH3, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन की संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 3 होती है। यदि किसी भी पदार्थ के अंदर जो तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में है तो उसे अपन यौगिक कहते हैं, और यदि अनुपात अलग अलग है, अनिश्चित है, तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो वायु एक मिश्रण है, ऑक्सीजन एक मिश्रण है, पारा भी एक मिश्रण है, केवल अमोनिया अकेला क्या है? एक यौगिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध तत्व निम्न में से कौन सा है। तो जो कांच होता है उसे ही हम शुद्ध तत्व के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ठोस का प्रयोग औषधीय गोलियों वाले बोतलों में शुष्क रखने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो ये होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल का उपयोग मुख्य रूप से हम औषधि वाली जो बोतल्स होती हैं उनको साफ करने के लिए और उनको सूखा बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम द्रव की अवस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।